गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आईसी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 24 नवंबर 2025 और देखते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। राइट से आपको ज्यादा अच्छे से शो होगा। ओके, हाल ही में निखत जरीन जैस्मीन और लैम्बोरिया और हितेश गुलिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी में। इसके जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो ये कब से कब तक आयोजित हुआ, तो ये यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्थान क्या था, कहां पे आयोजित हुआ। तो ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ, भारत में। और मेजबानी किसने की थी, भारत ने की थी। और 18 देश के सदस्य, कितने देश थे इसमें, 18 देश थे। 18 देश के लोगों ने भाग लिया था और टोटल 130 मुक्केबाजों ने भाग लिया था। एक 130 मुक्केबाजों ने इसमें भाग लिया हुआ था। और भारत का प्रदर्शन क्या था, भारत ने क्या जीता। भारत की ओर से टोटल 20 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते, 20 पदक, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज थे। गोल्ड किस किसने जीता, तो जो सबसे फेमस है, देखिए, एक तो सचिन सिवाच है, एक हितेश गुलेरिया, निखत जरीन, मीनाक्षी हुडा और जैस्मीन लैम्बोरिया। तो इन लोगों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। संघाई महोत्सव मणिपुर का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसका नाम मणिपुर के राज्य पशु संघाई हिरन पर रखा गया है। और ये कब से कब तक चलता है संघाई महोत्सव, ये चलता है 21 से 30 नवंबर तक और हर साल इसी डेट को मनाते हैं। जैसे कि हॉर्नबिल 1 से 10 नवंबर को मनाते हैं, 10 दिन का कार्यक्रम होता है नागालैंड में। तो वैसे ही ये संघाई महोत्सव कहाँ का है, मणिपुर का, जो 21 से 30 नवंबर तक चलता है। इस राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति और स्वदेशी परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक बड़ा उत्सव है। ये अपना लोक संस्कृति इसमें प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी यहाँ पे लोक संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी लोक संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो नाम था वो एक संघाई हिरन के नाम पे रखा गया, जैसा कि हमने देखा। और आगे हम जानते हैं इसके बारे में। इस महोत्सव में कला, संस्कृति, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, ललित कला, स्वदेशी खेल, अपने जो उनके लोकल व्यंजन होते हैं, संगीत उनका और उनके कुछ खेल, तो टोटल मिला के जितनी भी वहां की लोक संस्कृति है उस सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस पारंपरिक ब्लेड को जीआई टैग मिला। तो किसको जीआई टैग मिला, दाओ नाम का एक पारंपरिक ब्लेड है और जो कि यहाँ पे आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। और जानते हैं हम कुछ इसके फैक्ट अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो, पहले ये देखते हैं। दाओ अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड है। इसे राज्य के कई आदिवासी समुदाय बनाते हैं। जीआई टैग मिलने से कारीगरों को कानूनी संरक्षण, बाजार पहुंच और पहचान मिलती है। जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो अरुणाचल प्रदेश एक भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, इसकी राजधानी है ईटानगर। और इसको क्या बोलते हैं, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किसको बोलते हैं, उगते सूरज की भूमि, उगते सूर्य की भूमि। क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो यहीं पे उगता है। और इसकी जो सीमा है, इसकी सीमा देख लेते हैं किस किस राज्य से किस किस देश से लगती है। तो देश में पहले देखते हैं, जैसे भूटान, चीन और म्यांमार। और राज्य देखें अगर, तो किस राज्य से लगती है, असम, नागालैंड।
और जलवायु के हिसाब से यहाँ की जलवायु कैसी होती है, ऊंचाई के आधार पर होती है, गर्म और आर्द्र, और मध्यम या अत्यधिक ठंडी भी हो सकती है। जैसे अगर ज्यादा ऊंचाई है तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा, और जहाँ पे मैदानी एरिया है वहां का टेम्परेचर यहाँ पे अलग होगा। और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, लगभग 100 से प्लस उप जनजातियां निवास करती हैं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से मध्यम उद्योग जैसे हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन है ना, ये यहाँ का बहुत फेमस है। अब हम देखते हैं, और यहाँ पे ना जैसे बांस में चावल रख के पकाते हैं तो वो यहाँ का बहुत ही फेमस है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की 8वां चेयर पोएट्री इवनिंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो चेयर पोएट्री इवनिंग्स कहाँ मनाया जा रहा है, मतलब इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय, देखो चेयर कविता महोत्सव पोएट्री इवनिंग्स, तो ये कहाँ मना रहे हैं इसको कोलकाता में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कब से कब तक चलेगा, 28 से 30 नवंबर 2025 तक कोलकाता में होगा। और 13 देशों के 16 भाषाओं, मतलब 13 देशों के कवि 16 भाषाओं में कविता का पाठ करेंगे। भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव है। जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और इसकी राजधानी कोलकाता है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग की चाय और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसमें शामिल है। भारत के पूर्वी भाग में ये स्थित है, और किस किस देश की सीमा इससे लगती है, तो इसमें प्रमुख चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। किस किस राज्यों की सीमा लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की इससे सीमा लगती है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और रॉयल टाइगर, मतलब यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ का रॉयल टाइगर है ना। और पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन भी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे चावल उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। लक्ष्य सेन ने हाल ही में किस देश के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने खिताब जीतकर इतिहास रचा है। लक्ष्य सेन भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पुरुष एकल का खिताब जीता। विश्व रैंकिंग में ये लगातार टॉप खिलाड़ियों में शामिल थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हाल ही में जैनजी इधर पे गलत टाइप हो गया है, जैनजी, ठीक है, जनरेशन, जैनजी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। और ये जैनजी बेस्ड डाकघर कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है, आईआईटी दिल्ली में खोला गया है, आईआईटी दिल्ली में। और भारतीय डाक में नया जैनजी बेस्ड, यहाँ पे भी देखो टाइपिंग मिस्टेक है, डाकघर आईआईटी कैंपस दिल्ली कैंपस में स्थापित किया गया है। यह तकनीक आधुनिक डाक सेवा को बढ़ावा देगी। यह भारत के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जैनजी का मतलब होता है, जैनजी में कौन आते हैं, 1997 से लेके 2012 तक के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है उनको हम बोलते हैं जैनजी, जनरेशन जेड। और इससे पहले की पीढ़ी को हम क्या बोलते थे, मिलेनियल्स। क्या बोलते थे, मिलेनियल्स। और उससे पहले की पीढ़ी को बोलते थे अल्फा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कोप 31 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो तुर्की करेगा। कौन करेगा, तुर्की करेगा। कोप 31 का आयोजन नवंबर 2026 में तुर्की के अंताल्या शहर में होगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है ना।
इसमें विश्व भर के देश जलवायु परिवर्तन रणनीतियों पर क्या करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। और ये लास्ट में होगा, 2026 के लास्ट में होगा। और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के द्वीप राष्ट्र मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। मुख्य रूप से तुर्की है। और इसका जो महत्व है, यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही शुरू करने और वैश्विक तापमान को डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 76th नेशनल बुक अवार्ड 2025 की घोषणा कहाँ की गई, तो ये की गई न्यूयॉर्क में। और इसमें डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 19 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में हुआ। यह अमेरिका का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है और विश्व साहित्य में इसको सम्मान प्राप्त है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। संदीप प्रधान को हाल ही में किस संस्था के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है सेबी, ऑप्शन नंबर सी। और ये 1990 के IRS अधिकारी है। इन्होंने सेबी ने इनको नियुक्त किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, होल टाइम मेंबर है ये। और सेबी भारत का वित्तीय बाजार नियामक है। क्वेश्चन नंबर 10 हॉर्नबिल के बारे में, जैसा कि भी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भागीदार रहेगा, तो इसमें फ्रांस रहेगा मुख्य रूप से। ये ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने गलत रखा हुआ है। देखो 2025 के भागीदार देश कौन से होंगे, यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हाँ ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में तो ये सारे ही आते हैं, हाँ ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन आता है, इसमें यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा और फ्रांस। यह सांस्कृतिक व आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है। और अब हम जानते हैं किसके बारे में। अच्छा खत्म हो गया, चलो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं हॉर्नबिल के बारे में। ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है और हर साल मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं क्योंकि इसमें नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और उनकी परंपराएं, लोक संगीत और भोजन, नृत्य, जैसे कि संघाई महोत्सव में अपनी लोक संस्कृति को दिखा रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी हॉर्नबिल में ये अपनी लोक संस्कृति को दिखाते हैं नागालैंड में। और हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी भी होता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये नागा जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं। और भारतीय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर है ना इसका जो नाम है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है, तो ये 2000 में पहली बार मनाया गया था। इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया था, ये पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। और पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोकगीत और युद्ध के नारे यहाँ का जो प्रदर्शन है। भोजन, जनजातीय व्यंजन और पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प कला, हस्तनिर्मित वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी और कला प्रदर्शनियां, ये यहाँ पे शामिल है। नागालैंड की सभी 16 जनजातियों को एक मंच पर लाता है। और अब हम अच्छा, और आर्थिक महत्व और देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। गाइस हम यहाँ पर आपके लिए लेने के आने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जो कि ईयर वेस्ड होगा। 2025 में जितने भी चीजें हुई हैं उनके टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे मिल सके। और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दिसंबर में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।